Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live in another session of the संकल्प गेट 2022 बैच नेटवर्क एनालिसिस और आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेके आ गए हैं यार. बेसिक से भरी हुई क्लास लेके आ गए हैं जिसमें हम बात करेंगे आज एक और नेटवर्क एलिमेंट के बारे में, दैट इज द इंडक्टेंस. तो लास्ट टाइम मैंने सैटरडे को आपसे बात किया था रेजिस्टेंस के बारे में और आज मैं आपको समझाने वाला हूं पूरी तरीके से इंडक्टेंस के बारे में. तो हो जाओ तैयार यार, एकदम एक फन फील्ड एनर्जी फील्ड सेशन के लिए. बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं. तो बी रेडी गाइस फॉर दिस एनर्जी फील्ड, फन फील्ड एंड knowledge filled ride. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही हो यार, लेकिन बच्चों मैं हमेशा क्या कहता हूं, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दैट अन अकेडमी इज मोर देन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ मिशन, अ रेवोल्यूशन टू एम्पावर each and every student of this country to get free education and to dare to dream. बेटा सपने देखने की हिम्मत देता है अन अकेडमी, क्योंकि उस सपने को पूरा करने का साधन मिलता है अन अकेडमी के साथ. और यही चीज, इसी सोच को लेके आगे बढ़ते जाना है, इसी सोच को लेके हमें कुछ कर दिखाना है. तो यार चलो करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत. बट इससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है दे आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू यूट्यूब. ये आपको मिलते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी. आप अगर वहां जाओगे तो वहां कोई भी फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करके आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. अंकित ESE से आप उसे एक्सेस कर लेंगे. इसके अलावा आप लोग अगर देखोगे तो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको यहां पे मिल जाएंगी tinyurl.com/ankit.ese. तो बेटा आज मैं यहां पे नई क्लासेस अपडेट करने वाला हूं. कल से कुछ नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल और परसों की तारीख में, और आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो. बहुत अच्छे इनिशिएटिव मैं इस पे डालने वाला हूं. इसके अलावा मेरे बच्चों आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक. और कहीं कोई डाउट रह जाए देन यू कैन ऑलवेज अटेंड द डाउट क्लियरिंग सेशन. इसके अलावा मेरे बच्चों आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है अन अकेडमी के साथ? एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE. और ना सिर्फ इतना, अगर कोई क्लास मिस हो जाए यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड. बट जो बच्चे इससे भी आगे जाना चाहते हैं दे शुड गो फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक में ये सभी बेनिफिट्स के साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच जो पूरी तरह से आपको गाइड करेगा कैसे, कब, क्या, कितना पढ़ना है. और ना सिर्फ इतना, बनवाएगा पूरा स्ट्रेटेजी, स्टडी प्लानर. टीचर्स आपको देंगे पर्सनल अटेंशन इन द फॉर्म ऑफ स्टडी बूस्टर सेशन. और इसके अलावा टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस आपको बताया जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, और स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक. इसके अलावा बच्चों एक डेडिकेटेड टीम जरूर आपको मिलेगी जो आपके डाउट्स क्लियर करेगी. तो अब अगर यहां पे आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है 10% का डिस्काउंट. ठीक है, तो फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, हर जगह यू कैन ऑलवेज यूज द कोड अंकित ESE. ओके माय फ्रेंड, आप बिल्कुल यहां पे कोड लगा सकते हैं. अब इसके बाद देखो यार, एनालॉग में स्टार्ट कर रहा हूं प्लस पे 17 मार्च से. कब से? 17 मार्च से. डेली सुबह 7 बजे क्लासेस लगेंगी. तो अगर एनालॉग मुझसे पढ़ना है मेरे भाई तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ताकि आप बेस्ट वे में नेटवर्क की मदद से एनालॉग कवर कर पाओ. और अगर अंकित ESE कोड लगाते तो 1 ईयर का फीस कितना है? 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर्स 39,600. 2 ईयर के लिए जाना पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़ता है एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट. और EMI डेबिट कार्ड पे भी अवेलेबल है. आइकॉनिक में 1 ईयर का फीस हो जाता है 45,225 और 2 ईयर्स का 66,600. एज आई सेड 2 ईयर्स के लिए जाओ, मल्टीपल एग्जाम क्रैक करो एंड पे इन EMI. और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है यार, अंकित-2047. मुझे फॉलो जरूर करना अनअकैडमी ऐप पे एंड यू कैन चैट विद मी हियर. इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टू स्टे कनेक्टेड रिगार्डिंग ऑल द न्यू इनिशिएटिव एंड ऑल द लेक्चर लिंक्स आपको यहीं से मिलेंगे, गेट AIR1. तो इसी बात पे कर लेते हैं शुरुआत यार.
तो जितना मेरे को याद आ रहा है लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एक टॉपिक छोड़े थे, दैट वाज कलर कोडिंग, राइट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने छोड़ा था कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। जल्दी से बताओ मेरे भाई सब लोग, ये कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा हुआ था, ठीक है। नेगेटिव रेजिस्टेंस, चलो नेगेटिव रेजिस्टेंस भी बता दूंगा, आ जाओ। अब देखो कलर कोडिंग में क्या होता है, जो मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट टाइम, सिरेमिक रेजिस्टर, सिरेमिक रेजिस्टर। हाँ, प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, डोंट वरी। मैंने ही बताया था ऐसा कुछ सिरेमिक रेजिस्टर होता है। अब बेटा इस पे जो है ना कई बार बैंड बने होते हैं, इसकी वैल्यू इलस्ट्रेट करने के लिए बैंड बने होते हैं। अब ये बैंड जो हैं, कलर ऑफ बैंड्स, कलर ऑफ बैंड्स is used to determine value of resistance, value of resistance। बैंड का कौन सा कलर है, इससे कलर के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। इसको हम कहते हैं कलर कोडिंग। यानी कि रेजिस्टेंस पे मैं वैल्यू लिख के ना दूं, पहले से मैं ये ना बताऊं ये 500 ओम का है, 400 ओम का है, 50 ओम का है, बल्कि उस पे मैं कुछ सूटेबल कलर के बैंड बना करके आपको ये बताऊं कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कितनी इसकी वैल्यू है। अब ये कलर्स का कोडिंग कैसे होता है, कलर वैल्यू मल्टीप्लायर, ठीक है। देखो कैसे होता है, कलर होते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। अब आपको लग रहा होगा सर को कैसे याद है इतना। बेटा देखो इसको याद करने का तरीका ये होता है, B B R O Y G B V G W। इनका फर्स्ट लेटर याद करो। कैसे याद करोगे, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, हैड अ वेरी गुड वाइफ। जीबी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन और ऊपर का नाम क्या हो गया, बीबी रॉय। सिंपल है, तो ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद ना ये नोट डाउन कर लेना एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। लिखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब वैल्यू देखो यार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैल्यू तो यार वैसे भी 9 तक ही जा सकती है ना, 0 से 9। अब यहां मल्टीप्लायर में ऐसे होता है 10 की पावर 0 यानी 1, ठीक है भाई। ये देखो अब क्या होता है यहां पे बेटा फर्स्ट टू बैंड्स किसके काम में आते हैं, वैल्यू के काम में आते हैं। थर्ड बैंड किसके काम में आता है, मल्टीप्लायर के काम में आता है। और फोर्थ बैंड आपको बताता है टॉलरेंस। क्या बताता है चौथा बैंड, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कितना एरर है रेजिस्टेंस की वैल्यू में। यार देखो, जब भी आप कोई रेजिस्टेंस मेजर करते हो या कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हो,
तो विदाउट एरर तो नहीं हो सकती, यानी ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ मेजरमेंट के दौरान एरर आया होगा। वो एरर कौन बताता है? चौथा बैंड बताता है। तो टॉलरेंस के अंदर ना देखो दो कलर पॉसिबल होते हैं। टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर दो कलर देखे जाते हैं। सिल्वर जो देता है ±10% का टॉलरेंस, और गोल्ड जो देता है ±5% का टॉलरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखोगे, मान लो आपने लिखा 59 × 10⁵ ±5%, तो आपको प्लस माइनस में ये एरर देना पड़ेगा। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10%। ये समझ आया? ये समझ आया? तो आपको कलर देख के, पहले दो कलर देख के नंबर लिखोगे। जैसे मान लो कि पहला कलर है रेड और दूसरा कलर है ब्लू, तो रेड को देख के लिखा 2, ब्लू को देख के लिखा 6, तो हो गया 26। पहला कलर रेड था, दूसरा ब्लू था, तो आपने क्या लिखा भाई? आपने लिखा 26। अब मान लो तीसरा कलर ग्रीन था, तो आप लिखोगे 26 × 10⁵ क्या लिखोगे? 26 × 10⁵। ठीक है, तो ये आ गया। अब चौथा बैंड देखना, सिल्वर या गोल्ड, उसके अनुसार आपको क्या देना है? टॉलरेंस। अगर चौथा बैंड नहीं दिया, अगर सिल्वर या गोल्ड कुछ भी नहीं है, तो 20% होता है। ठीक है, चौथा बैंड अगर है ही नहीं तो क्या होगा? 20%। इज दैट क्लियर? तो ये एरर है रेजिस्टेंस की वैल्यू में, कि कितना एरर हमें पता है कि इस रेंज के अंदर रेजिस्टेंस लाई करेगा, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हो गया कलर कोडिंग। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर नेगेटिव रेजिस्टेंस। चलो नेगेटिव रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। देखो पता है इस चैनल पे ना पढ़ाने में यही मजा आता है कि तुम लोग जो भी बोलते हो उस पे हम बात कर सकते हैं, कुछ भी चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। बट क्या बच्चे नहीं आते, दिक्कत ये है। जिस रेट से हम लोग बढ़ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है नेटवर्क थ्योरम आते आते जो है ना, ये नेटवर्क का कोर्स ही बंद करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमारी ऑडियंस चल रही है ना अभी। देखो अब एग्जाम्पल मैं लेता हूं UJT का। UJT क्या होता है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखो ये ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, y एक्सिस पे करंट, x एक्सिस पे वोल्टेज। अब यहां पे एक चीज देखना यार, यहां पे एक चीज देखना कि ये वाला जो रीजन है, दिस हैज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का एक रीजन है। नेगेटिव स्लोप का जो रीजन है, अगर आप यहां पे स्लोप निकालोगे, बेटा प्रथमेश किसी भी कलर को एक पर्टिकुलर नंबर ही क्यों दिया गया है? अब इसका लॉजिक क्या निकाल के लाएं बताओ? किसी भी एक पर्टिकुलर कलर को एक नंबर क्यों दिया गया? ये तो कोडिंग है ना, किसी साइंटिस्ट ने एक रूल सेटअप कर दिया कि भैया इस कलर का मतलब ये नंबर है, तो बस हम वो फॉलो करते आ रहे हैं। समझ रहे हो? अब जैसे एक चीज देखो, मोदी जी ने नोट बनाए, तो अब 2000 के नोट को पिंक कलर दे दिया, 500 के नोट को ग्रीन दे दिया, 200 के नोट को ऑरेंज कर दी उन्होंने कलर कोडिंग। अब उसी कलर का वो नोट क्यों बनाया? हाउ डज इट इवन मैटर? हो सकता है देखो बनाने वाले ने कुछ सोचा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? ठीक है, चलो अब देखो ये नेगेटिव स्लोप रीजन है। अब यहां पे अगर आप स्लोप निकालोगे,
स्लोप आएगा di/dv, जो कि आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान से अगर देखो, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ना, ये 1/r है। 1/r क्यों है बेटा? क्योंकि करंट बाय वोल्टेज है, ना कि वोल्टेज बाय करंट। तो रेजिस्टेंस आ गया ना नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? devices where we can operate in a region of negative slope are said to have negative resistance। इस तरह से नेगेटिव रेजिस्टेंस डिफाइंड है, ठीक है। अब यूजेटी में ऐसा आया क्यों, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। यूजेटी में ऐसा हुआ क्यों, ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ आया क्यों, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे। अभी इसको जाने दो। अभी ये मान के चलो कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक यूजेटी में बनती है। क्लियर हुआ नेगेटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? और यहां तक नोट डाउन किया सभी लोगों ने? यहां तक नोट डाउन किया भाई सभी लोगों ने कि ये चीज क्लियर है एकदम? अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। जल्दी बोलो भाई, फटाफट आंसर चाहिए। डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन नहीं होता प्रथमेश, डायोड का कुछ नहीं होता। दीपांकर देखो, एक बार क्वेश्चन आया आज तक गेट के अंदर कलर कोडिंग से, उसके बाद नहीं आया। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस की कोई भी चीज आपकी छूटे ना, तो मैं करा रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन देखो यार, पहला क्वेश्चन देखो। अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 2000 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ पर टर्न एंड रेजिस्टिविटी। अब आपको बताना है रेजिस्टेंस कितना है। करो जरा। कॉइल है, कॉइल का मतलब क्या है, बार बार घुमा घुमा के ऐसे टर्न बना रखे हैं, और हर टर्न का लेंथ है 80 सेंटीमीटर। तो आप निकाल सकते हो टोटल वायर का लेंथ क्या है जो कॉइल बनाने में लगा है। ज्योतिर्मय बेटा, अगर -2 का रेसिप्रोकल लोगे क्या बनेगा बताओ ज्योतिर्मय, जल्दी बताओ ज्योतिर्मय। -2 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? क्या +0.5 होता है? विकास, अगर 5th बैंड रहता है ना, तो फिर 4 बैंड से वैल्यू निकाल के 5वें से टॉलरेंस आती है, ठीक है। तब 4 बैंड से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ज्योतिर्मय गायब हो गए भाई। रूट लोकस में बहुत दिक्कत होता है, तो क्रिएट्रिक्स चैनल पे कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, वहां जाके देखो। अभिनव कह रहे हैं 40। देखें क्या, एक बार देखें इसका सॉल्यूशन। देखो इसमें आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई लेंथ ऑफ कॉपर वायर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितना है? 80 सेंटीमीटर हर टर्न पे है, और टर्न्स कितने हैं? 2000, तो 1600 मीटर, ठीक है। अब यहां पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.8 mm², रो L/A। रेजिस्टिविटी है 0.02 इंटू 1600, 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तो मिलीमीटर का स्क्वायर इज 10⁻³ का स्क्वायर। तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया भाई, 0.8 से 2000 हो गया। बिल्कुल, अभिनव का आंसर एकदम सही है, आंसर इज 40 ओम। बहुत ही बढ़िया, 40 ओम आएगा आंसर। क्लियर है?
चलो अगला ट्राई करो यार। अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। ऑब्टेन द रेजिस्टेंस इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डबल एंड द लेंथ इज मेड 3 टाइम्स। मीन लेंथ दिया है। मीन लेंथ का मतलब होता है कि वायर के सेंटर से जो लाइन जाएगी उसके मदद से लेंथ निकाली गई है। यानी कि देखो, जब कोई एक कॉइल है या एक सर्कुलर लूप है, जैसे एक टर्न ले लो, ये कुछ होगा ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो मीन लेंथ का मतलब ये होता है लेंथ जबकि यहां से आपका सर्कल पास हो रहा हो, इस टाइप से। इसका ये जो लेंथ है ना, इसे बोलोगे मीन लेंथ। यानी जो लाइन दोनों के सेंटर से पास होती है, इनर और आउटर रीजन के। ठीक है, जब आपने एक वायर को गोल लपेटा है तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन, उसके बीचों बीच से जो लाइन जाएगी उसकी लेंथ को कहते हैं मीन लेंथ। ठीक है, अभिनव ने निकाल दिया आंसर भाई 3। बाकी लोग बताओ क्या आएगा आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट विल बी द आंसर। अभिनव ही लिख रहे हैं 2 बार आंसर, बाकी लोग नहीं बता रहे भाई। अभिनव बेटा आदत छूटी या नहीं एक ही आंसर कई बार देने की, बताओ। लास्ट लेक्चर के बाद आदत गई कि अभी भी बाकी है। देखें, देखो वायर की लेंथ 1 मीटर है, L1 मैं बोलता हूं 1 मीटर है। इससे रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम। अब क्या बोला है, अगर रेजिस्टिविटी डबल कर दी जाए, अगर रेजिस्टिविटी डबल कर दी जाए, डायामीटर भी डबल कर दिया जाए और लेंथ हमने 3 टाइम्स कर दी हो, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो, डायमीटर से अगर एरिया की बात करोगे, एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर को डी बाई 2 लिख लो, तो एरिया 2 कितना हो गया, 4 टाइम्स एरिया 1। अब हम कहते हैं R2 बाय R1, रेजिस्टेंस रो एल बाई होता है ना, रो 2 बाय रो 1, L2 बाय L1, A1 बाय A2। रो 2 बाय रो 1 कितना हुआ भाई, 2 टाइम्स। L2 बाय L1 कितना हुआ, 3 टाइम्स। A1 बाय A2 कितना हुआ, 1 बाय 4 टाइम्स। तो ये हुआ 1.3। तो R2 कितना हुआ, सॉरी 1.5, 1.5 इंटू 2 3 हो। बहुत ही बढ़िया। अभिनव का आंसर एकदम सही था, सबसे पहले था। आंसर इज 3 ओम। वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन भाई, अ रेजिस्टर हैज अ वोल्टेज ऑफ 1.5 मिलीवोल्ट, फाइंड आउट द करंट इफ द पावर एब्जॉर्ब्ड इज 27.75 नैनोवाट और 1.20 माइक्रोवाट। अ रेजिस्टर हैज अ वोल्टेज ऑफ 1.5 मिलीवोल्ट, find out the current if the power absorbed is 27.75 nanowatt और 1.20 माइक्रोवाट। बताओ भाई, 2 केसेस हैं, इसको ऐसे डील करो कि ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। हमें दोनों का आंसर निकालना है। करो मेरे भाई ट्राई। वोल्टेज दिया है, करंट पूछा है, पावर दिया है। प्रैक्टिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है ना टाइम के साथ, टाइम के साथ हो सकती है ना, सॉरी टेम्परेचर के साथ। प्रथमेश पहला आंसर दे रहे हैं 18.5 माइक्रो एम्पियर। देखते हैं यार, चलो भाई बाकी लोग बताओ। रोहन भी दे रहे हैं 18.5। रोहन बेटा यूनिट को नहीं भूलना है, यूनिट को नहीं भूलना है, ठीक है। यूनिट इज फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो देखें, अब देखो पावर सिंपली होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो अब ए पार्ट की अगर बात करें तो I1 होगा 27.75
यहाँ पे नैनो है तो 10 की पावर -9, 1.5 10 टू द पावर -3, तो कितने पे जा रहा है 18.5। चलो तुम लोग निकाले हो तो सही निकाले होगे। अब सेकंड करंट निकाल लो यार, 1.20 तो ये हो गया 0.8 मिली एम्पियर। बहुत ही सही। चलो अगला, अ 25 ओम रजिस्टर हैज अ वोल्टेज 150 साइन 377 वोल्ट और फाइंड द करस्पॉन्डिंग करंट एंड पावर पी। चलो भाई, वोल्टेज आपको दे दिया है, आपसे करंट और पावर पूछ रहा है, आपसे करंट और पावर पूछा गया है। चलो बनाओ मेरे भाई, वोल्टेज देके करंट और पावर पूछ रहा है एक रेजिस्टेंस के अंदर। जल्दी से सब लोगों का हो जाना चाहिए आंसर। नेटवर्क बेटा अभी शुरू हुआ है, तुम पूछ रहे हो नेटवर्क के बाद क्या पढ़ाऊंगा। पहले ये तो मेक श्योर कर लो कि मैं नेटवर्क पूरा पढ़ाऊंगा। अच्छा देखो, एक काम करो तुम लोग, जैसे मुझे ये परेशानी रहती है कि अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही है, बच्चे अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं लेक्चर, तुम अपने कॉलेज स्टूडेंट्स का ना एक ग्रुप बना लो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और मेरे लेक्चर का लिंक शेयर कर दिया करो कि सर लाइव आ रहे हैं भाई, आ जाओ पढ़ने के लिए। ऐसा भी करोगे तो अटेंडेंस तो अपने आप बनी रहेगी ना यार। तुम लोग अलग अलग कॉलेजेस से आते हो, अगर अपने ही कॉलेज के बच्चों को ज्वाइन कराओगे, फ्री में ही है, यहाँ कोई पैसा तो लग नहीं रहा, तो कोई किसी का नुकसान भी नहीं है, तो इस तरह से अटेंडेंस भी बनी रहेगी, तुम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव भी आते रहेंगे। अब देखो यार, करंट सिंपली होता है V/R, तो यहाँ जो करंट है ना, ये टाइम का फंक्शन आ जाएगा मेरे भाई, 150 बाय 25, तो ये आएगा 6 साइन 377t एम्पियर। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको पावर निकालने का तरीका तो बताया नहीं है ना एसी में, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको इस चैप्टर के लास्ट में। तो अभी VT इंटू IT कर लो, 150 इंटू 6 हो जाएगा 900 साइन स्क्वायर 377t, ये हो जाएगा। और चाहे तो ना आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, 450 1 माइनस कॉस 7, कितना आएगा 740 754 t, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 में तोड़ दिया ना। ठीक है, तो साइनोसोइडल से एवरेज पावर कैसे आती है, आरएमएस वैल्यू से आती है, लेकिन ये चीजें मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। ठीक, अगला देखो, अ 4 ओम रजिस्टर हैज अ करंट 2.5 साइन ओमेगा टी, फाइंड वोल्टेज पावर एंड एनर्जी ओवर 1 साइकिल। यार अभी के लिए तो इंस्टेंटेनियस करंट दे दो प्रथमेश, आगे चल के जब एसी करेंगे तब इसमें और डिटेल में बातें करेंगे, है ना। अभी तो हम डीसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं ना, तो बनाओ इसको। अ रजिस्टर हैज अ करंट, फाइंड द वोल्टेज करंट एंड एनर्जी ओवर 1 साइकिल। ओवर 1 साइकिल बनाओ, एक साइकिल में वोल्टेज, पावर और एनर्जी निकालना है। करंट और ये दे रखा है आपको रेजिस्टेंस। तो देखो, वोल्टेज का तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लो VT, पावर और एनर्जी पे काम करो। किस पे काम करोगे, पावर और एनर्जी। मैं देखता हूं कि रोज जो है ना एक बच्चा डिसलाइक करके जाता है। अब एक बच्चा क्यों परेशान है ये मेरी समझ से बाहर है। ये कौन एक बच्चा मेरी वजह से पीड़ित है। अगर भाई तुम में से कोई देख रहा है जिसने डिसलाइक किया है तो बता दो क्या बात है, कोई चीज़ परेशानी कर रही है, मैंने किसी तरह से तुम्हें हर्ट किया हो।
अमन बेटा सही बताऊं, इस बार मेरे पास सच में कुछ आइडिया नहीं है कि कितनी रैंक आएगी, क्योंकि इस बार हम रैंक प्रेडिक्टर बना नहीं पाए। बनाते तो मैं बेटा तुमको एक रियलिस्टिक आंसर दे सकता था, बट अभी मैं सही बताऊं मुझे खुद भी नहीं पता। इस बार रिजल्ट मेरे खुद के लिए बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है। हर बार पता रहता था कि कौन बच्चा कितनी रैंक तक लेके आने वाला है, इस बार सब गायब है। देखो ये वोल्टेज आ गई, अब पावर, पावर कितनी आएगी, करंट इंटू वोल्टेज, वीटी इंटू आईटी, तो आप इसको ऐसे तोड़ लोगे ना। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं भाई कि एवरेज पावर कितनी है। एवरेज पावर का बेस्ट तरीका ये होता है निकालने का, ठीक है। एवरेज ऐसे निकाली जाती है, तो ये 12.5 वॉट आएगी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कॉस का एरिया, कॉस का एरिया आपका 0 आएगा। कॉस जो है ना, कॉस का एरिया आपका 0 आएगा। तो कॉस का एरिया अगर 0 आ गया तो आपका एरिया सिर्फ किसका आएगा, 1 का। समझ में आया ना। साइन और कॉस एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका एरिया 0 होता है, जिस कारण से उनका एवरेज भी 0 होता है, ठीक है। एरिया ऑफ साइन एंड कॉस is 0, hence average is also 0, ठीक है। चलो अब एनर्जी, एनर्जी की अगर बात करें, नहीं बेटा मैंने नहीं दिया, मेरा मतलब है मेरे स्टूडेंट्स का कितना आएगा, ये मेरे लिए खुद के लिए एक पहेली है। अब एनर्जी कैसे निकालोगे यार, पीटी इंटू डी टी एक टाइम पीरियड में, या फिर ऐसा कह दो जो एवरेज पावर आई है इंटू टी। ऐसा कैसे कह दिया सर, इसको मैं इधर ले गया, पी एवरेज इंटू टी 12.5, और टाइम पीरियड कितना होगा एक साइकिल का, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, पाई बाय 20। सही है, समझ में आया, समझ में आ गया ना कैसे निकाला है। तो आप ये ध्यान रखना बेटा, साइन और कॉस का, साइन और कॉस का एवरेज, या ये कह दो साइन और कॉस का आपका एरिया 0 आता है तो उनका एवरेज भी 0 आता है। तो यहां हमारी कहानी समाप्त होती है रेजिस्टेंस को लेके, और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं अबाउट इंडक्टेंस। किसके बारे में बात करते हैं यार, इंडक्टेंस के बारे में। काफी सारी चीजें हैं इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली मैं आपको इंडक्टेंस और इंडक्टर की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, क्योंकि फिर वो डेफिनेशन एक्सप्लेन पहले अगर कर दें, पहले हम उन चीजों को अगर समझ लें तो शायद डेफिनेशन ज्यादा सेंस बनाएगी एज कंपेयर टू डायरेक्टली मैं आपको डेफिनेशन बताऊं। सबसे पहली बात ये समझना यार कि इंडक्टेंस इज रिलेटेड टू योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके लिए यार अगर देखो इंडक्टेंस की डिटेल में जाना है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक्स पे एक बार हम बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के पहला पॉइंट लिखो, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field around it. Any current carrying conductor produces a magnetic field around it, and this field can be computed, this field can be computed
by means of Biot-Savart law, by means of Biot-Savart law, ठीक है, Biot-Savart लॉ और एम्पियर्स लॉ, ठीक है, ये दो लॉ होते हैं। अब यार ये लॉ जो होते हैं ना, ये आप ईएमटी के अंदर पढ़ते हो, बायट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। बट मैं आपको बेसिक बताया था, मुझे बायट-सैवर्ट लॉ की जरूरत नहीं है नेटवर्क के अंदर, मुझे जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत एम्पियर्स लॉ की। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है क्लोज्ड लूप इंटीग्रल, ठीक है, मैं वही चीजें बताऊंगा जो नेटवर्क से रिलेटेड है। क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H वेक्टर इज इक्वल टू करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, करंट थ्रेडिंग थ्रू लूप। इस बात का क्या मतलब होता है देखना। अब जैसे मान लो कि हमने एक लूप ले ली, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन हो गया लूप का, क्लोज सरफेस है ना, क्लोज कर्व है एक। अब यार इस लूप के अंदर से ना कुछ करंट आ रहे जा रहे होंगे, जैसे मान लो ये हो गया 10 एम्पियर, या चलो I1 I2 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ये हो गया I1, ठीक है, ये हो गया भाई I2, ठीक है, ये हो गया I3। सपोज ऐसे 3 करंट मैंने दे दिया आपको। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, कि इस लूप की डायरेक्शन में अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर कर्ल करोगे तो आपका जो थंब आएगा ना, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन बताएगा। समझना बात को, लूप की डायरेक्शन में अगर हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया तो यहां पे क्या आया, थंब डाउनवर्ड्स। तो मैं लिख देता हूं, कर्लिंग फिंगर्स इन loop direction, then thumb gives direction of positive current। थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, ठीक है, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। करंट थ्रेडिंग का मतलब है करंट लूप से कितना क्रॉस कर रहा है, लूप में एक तरह से छेद करके कितना करंट जा रहा है, दैट इज थ्रेडिंग थ्रू द लूप, है ना। अब यहां पे देखो, मेरे को पॉजिटिव डायरेक्शन किधर मिली, ये थंब की डायरेक्शन आएगी। अब देखो आप क्या लिखोगे, क्लोज लूप इंटीग्रल, ये कर्व C है ओवर C H डॉट dl। आपको ये समझ आ गया, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर की नेगेटिव है, तो नीचे वाला प्लस में लो, ऊपर वाला माइनस में, ठीक है। डाउन इज पॉजिटिव, अप इज नेगेटिव, ठीक है। ये किससे आया है, ये यहां से आया, ठीक है। समझ में आया भाई ये रूल, एम्पियर्स लॉ कैसे लगता है। तो एम्पियर्स लॉ से हमें क्या मिलता है, किसी एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है when we assume the current through the loop। तो ये एम्पियर्स लॉ है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म की क्या नॉलेज होनी चाहिए, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको और मैग्नेटिज्म के कुछ फंडा बताता हूं जो आपको पता होने चाहिए when we are talking about इंडक्टेंस, ठीक है।
कुछ बेसिक बेसिक चीजें ही बता रहे हैं, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। प्रथमेश बेटा इतना ईएमटी में मत चले जाओ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, बस ये होता है अगर किसी का लाइन इंटीग्रल पाथ डिपेंडेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव, लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है कंजर्वेटिव। ठीक है, चलें आगे। I3 अप है ना तो नेगेटिव लिया ना मेरे भाई, मैंने पहले ही दे रखे हैं करंट। अमरजीत ये करंट मैंने डिराइव नहीं किया, मैंने पहले ही दे रखा है। I1 I2 I3 दिखा रखे थे, नीचे की डायरेक्शन में थंब आया तो नीचे वाले करंट को पॉजिटिव मानोगे, ऊपर वाले को नेगेटिव मानोगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो क्या होता है। ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद अगली टर्म होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेटा हम लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू एच, ये म्यू होता है म्यू नॉट म्यू आर, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है म्यू नॉट? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखो यार, यहां तक एक बार लिख लो, फिर मैं ना आपको इन दोनों की, तीनों चीजों की एक एक डेफिनेशन लिखवाता हूं। थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए हमको कि जो हम म्यू वगैरह इंडक्टेंस में लगातार यूज करते हैं ये होता क्या है ना। बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। लिखा ना यहां तक। अब मेरा एक पॉइंट लिखो, मेरा एक पॉइंट लिखना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is proportional to number of magnetic field lines, number of magnetic field lines per unit area. Magnetic flux density is proportional to number of magnetic field lines per unit area passing normally through an area, passing normally through an area। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, तो नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करो, पर यूनिट एरिया ले लो। कौन सी लाइंस? जो एक एरिया को नॉर्मली भेदती हैं, नॉर्मली उस एरिया को क्रॉस करती हैं, नॉर्मली उस एरिया को क्रॉस करती हैं। उन लाइंस के बारे में अगर हम बात करें, then it is called as the magnetic flux density, magnetic flux density। समझ में आया? समझ में आया? अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करके भी समझाऊंगा, चलो मैं दिखाई देता हूं। देखो क्या होता है, यहां से देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। हो सकता है कोई ऐसे जा रही हो सकता है कोई ऐसे जा रही हो। आपको क्या करना होता है, देखो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। अब एरिया के रिस्पेक्ट में ना हमेशा एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू एरिया, एरिया वेक्टर। व्हाट इज दिस एरिया वेक्टर? इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज एरिया एंड डायरेक्शन is perpendicular to area। तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये होता है डबल इंटीग्रल B डॉट ds वेक्टर, B डॉट
ds वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट, ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट वी गेट, देखो डॉट प्रोडक्ट से हमेशा क्या मिलता है, वी गेट कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर। ये ds वेक्टर क्या है बेटा, यही एरिया वेक्टर है, यही क्या है, एरिया वेक्टर। आपको एक तरीके से ये सोचो, b का कंपोनेंट मिल रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर बेटा खुद एरिया के परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझना, b का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कि खुद एरिया के परपेंडिकुलर है, यानी दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया। मैंने भी तो यही बोला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में, वो लाइंस पे ध्यान दो जो एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करती हैं, क्योंकि यहां ये देखो b का वो कंपोनेंट ले रहे हो जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, b का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, यानी एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी चीज एरिया वेक्टर के पैरेलल आ गई तो एरिया के परपेंडिकुलर आ जाएगी। बिल्कुल हम प्रकाश डबल इंटीग्रल है बेटा, क्योंकि एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी लिखना, यहां तक लिखने के बाद एक पॉइंट ये भी लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय number of magnetic field lines passing normally through an area, number of magnetic field lines passing normally through an area। तो देखो फ्लक्स किससे पता चलता है, कितनी लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं B is nothing but magnetic flux over area, that is your B। ठीक है, तो फ्लक्स में भी वही लाइंस देखनी है जो नॉर्मली या परपेंडिकुलरली क्रॉस करती हैं, और पर यूनिट एरिया कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B। चमका भाई यहां तक। अच्छा देखो यार, मैं ना आपको रेजिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया हूं जो आगे बताऊंगा, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो मुझे ना नेक्स्ट लेक्चर में रिमाइंड करा देना कि सर ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट बता दो। एक बार ये आरएलसी वाला टॉपिक निपटा लेते हैं, फिर मैं आपको करा दूंगा ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट अलग से। ठीक है, तो वो बताना थोड़ा सा रह गया, मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, इसीलिए अगर कोई भी चीज छूट रही हो, आपको लगता है ये वाला कंसेप्ट सर और बता देते, तो मुझे रिमाइंड करा दिया करो। क्या होता है ना, जब भी ऐसे डिक्टेट करके हाथ से लिख के पढ़ाते हैं तो एक आध चीज माइंड से कहीं ना कहीं स्किप जरूर करती है, इसीलिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है इस तरह की क्लासेस में। अब देखो आ जाते हैं परमिएबिलिटी पे। परमिएबिलिटी का डेफिनेशन लिखो, परमिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, परमिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल by which it allows, permeability is the property of a material by which it allows magnetic field lines to pass through it, फहीम बेटा एरिया में दो डायमेंशन आती हैं, जैसे x और y, तो डबल इंटीग्रेशन ही लगेगा ना, dx dy, तो यानी डबल इंटीग्रेशन। प्रांजल बेटा बिल्कुल शंकर सर और मेरी क्लास ओवरलैप कर रही है, वैसे भी तुम नेटवर्क दो जगह क्यों पढ़ोगे, सोचने वाली बात है। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर क्लास ओवरलैप कर रही है, देखो मैं कॉलेज आवर्स के पहले अगर क्लास लगाऊंगा, यानी कॉलेज आवर्स से क्लैश करा के, तो वैसे तुम लोग अटेंड नहीं करोगे, और कॉलेज आवर्स के बाद ऑलरेडी मेरी 3 क्लास चल रही हैं, कल से 4 हो जाएंगी। अब कॉलेज के बाद बेटा शाम 5 बजे से, सॉरी शाम 5 से नहीं, हाँ 5 बजे से 11 बजे तक 4 क्लास ले लूंगा, और क्या चाहिए बताओ, इससे ज्यादा क्या लूं मैं। समझ आया यहां तक, समझ आया भाई यहां तक, चलो
तो परमिएबिलिटी क्या बताती है भाई, कितना एक मटेरियल अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड को पास करने के लिए। यानी जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आसानी से बह सकती है, और जिसकी परमिएबिलिटी कम है उसमें मैग्नेटिक फील्ड को दिक्कत आएगी फ्लो करने में, दिक्कत आएगी फ्लो करने में। ठीक है, अब देखो जब हमें फ्लक्स समझ आ चुका है, जब हमें फ्लक्स समझ आ चुका है, तो अब एक टर्म और लिखो, फ्लक्स लिंकेज। क्या लिखोगे, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है बेटा, आप दोनों में से किसी भी टीचर का नेटवर्क अटेंड कर लो, आपका नेटवर्क सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। शंकर सर इज वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, है ना। मैं नेटवर्क सिर्फ क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मन था। ऑनेस्टली मैं सिर्फ नेटवर्क इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का मन था, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है अनुराग बेटा, कम्युनिकेशन हिंदी में भी लगेगा, अभी जो इंग्लिश में लगा रखा है दैट इज फॉर दी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स मेनली। और यार अब आप क्रिएट्रिक्स चैनल और प्लैनेट गेट में अगर ये सोचोगे क्लैश ना हो, क्रिएट्रिक्स चैनल पे डेली के 15 से 20 वीडियो जाते हैं, किसी ना किसी से वो टकराएगा ही टकराएगा। तो हमें टीचर्स का भी देखना होता है ना, टीचर किस टाइम पे फ्री है। चलो अब फ्लक्स लिंकेज लिखना, इफ a flux phi passes through, if a flux phi passes through n turns of the coil, passes through n turns of a coil, then the total flux passing through the coil, then the total flux passing through the coil is called as flux linkage, is called as flux linkage. देखो मान लो ये हमारी कॉइल है, अब बेटा इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, अब यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है दैट इज फाई, हम ये कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, दैट इज साई इज इक्वल टू एन फाई। ठीक है, एन फाई, इसको क्या कहते हो, वेबर टर्न्स, इसकी यूनिट है वेबर टर्न्स। फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, देखो बी जो है ना, बी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी होती है। ठीक है, फाई की यूनिट होती है वेबर, और फ्लक्स लिंकेज की वेबर टर्न्स, फ्लक्स लिंकेज की वेबर टर्न्स। ठीक है भाई, चलो ये चीज मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गई बढ़िया तरीके से, समझ आ गया ना यहां तक। अब आप लोग ये सोच रहे होगे यार कि हमें तो हर कोई इंडक्टेंस डायरेक्टली पढ़ा देता है, सर ने यहां तक क्यों बताया, मतलब क्यों सर ईएमटी पढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सर ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझको ईएमटी भी आता है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है, अगर इंडक्टेंस बिना इन सब चीजों को लिए अगर आप इंडक्टेंस समझ रहे हो तो इंडक्टेंस की डेफिनेशन अधूरी है। अब लिखो इंडक्टेंस की एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, अब लिखो इंडक्टेंस की एक्चुअल डेफिनेशन लिखो। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी of a device to oppose the change in flux linkage, चमका यहां तक, चमका भाई यहां तक। आप लोग ये पढ़ते हो बेटा, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ डिवाइस opposes the change of current, गलत परिभाषा है, एकदम गलत डेफिनेशन है। मैं आपको यह भी शो करूंगा करंट कैन चेंज इंस्टेंटली इन एन इंडक्टर।
आई शो दैट टू यू। लेकिन असली डेफिनेशन ये है, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। अब देखो यार, मैकेनिक्स में एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया। क्या पढ़ते हैं? इनर्शिया, ठीक है, ये पढ़ते हैं ना। इनर्शिया का क्या मतलब होता है? जल्दी से चैट में लिख डालो यार, इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब क्या है? जल्दी से चैट में लिख डालिए, मजा आ जाना चाहिए। लिखो भाई, इनर्शिया का मतलब क्या समझते हो? ठीक है। और बेटा जो ये कह रहे हैं क्रिएट्रिक्स और प्लैनेट गेट की क्लासेस ऑल्टरनेट डेज कर दो, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा नेटवर्क में कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, ठीक है, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, वो बहुत स्लो हम जा रहे हैं, एक एक चीज गहराई में पढ़ के। अगर ऑल्टरनेट डे करूंगा ना तो साल भर नेटवर्क ही पढ़ाता रह जाऊंगा। वैसा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना मेरे लिए। तो नेटवर्क को स्पीड अप तो करना पड़ेगा मेरे भाई। स्पीड अप कैसे करेंगे ये देखेंगे। हाँ, तो इनर्शिया की मतलब ये होता है प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलना चाहती है। आप चाहोगे तेज चले, धीरे चले या रुके से चलने लगे, तो उसको जो अपोजिशन मिलता है दैट इज इनर्शिया। जैसे आप सो रहे हो, आपको जगाने की कोशिश कराई जाए, आपके घर वाले आपको जगाने का कोशिश करें, आप नहीं जागना चाहते, दैट इज इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया। तो इसमें लिखना इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय विच any body opposes the change of state of motion, opposes the change of state of motion। फहीम बेटा, आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी 4000 से 5000 होता है, तो उसका टोटल परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया। म्यू नॉट इंटू म्यू आर है ना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी ये बताता है एयर के रेस्पेक्ट में कितना है। म्यू आर क्या बताता है कि भैया अगर एयर का 1 मान के चले तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरे मटेरियल का कितना है, दैट इज म्यू आर। तो आयरन का म्यू आर 4000 से 5000 होता है, यानी एयर के 4000 गुना तक परमिएबिलिटी उसकी होती है, तो आयरन में बहुत ज्यादा है। अब ऐसे लिखो मैग्नेटिक मटीरियल्स, लिखना मैग्नेटिक मटीरियल्स have magnetic inertia, have magnetic inertia by which it opposes the change, by which it opposes the change in magnetic flux linkage, by which it opposes the change in magnetic flux linkage। चमक गया भाई, तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक इनर्शिया। तो इसमें एक पॉइंट और लिखना, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक इनर्शिया ऑफ अ डिवाइस, इंडक्टेंस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक इनर्शिया ऑफ अ डिवाइस। चमका भाई यहां तक सबको चमका बढ़िया तरीके से। मैग्नेटिक इनर्शिया क्या है? जैसे मैकेनिकल में इनर्शिया, मैकेनिक्स में इनर्शिया बताता है अपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। मैग्नेटिक इनर्शिया क्या बताता है? अपोजिशन टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इंडक्टेंस क्या है समझ आया। एक पॉइंट और नोट डाउन करो, इंडक्टर इज अ डिवाइस, inductor is a device which is built specifically to oppose the change in magnetic flux. Inductance is a device which is built specifically to oppose the change in magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए जो डिवाइस बिल्ड है दैट इज इंडक्टर, दैट इज इंडक्टर।
जैसे रेजिस्टेंस एग्जिबिट करने वाली डिवाइस रजिस्टर, इंडक्टेंस वाली डिवाइस इंडक्टेंस वाली डिवाइस इंडक्टर। अब ये इंडक्टेंस आती कहां से है, देखना क्या होता है। हमें ये पता है, मजा आ रहा है ना भाई। अब लग रहा है बिना इसके कैसे इंडक्टेंस डिफाइन होती, इसीलिए मैंने इंडक्टेंस लिखाते ही पहले डेफिनेशन नहीं बोला। बाय एम्पियर्स लॉ H इज प्रोपोर्शनल टू I, H इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अगर H करंट के प्रोपोर्शनल है तो B विच इज इक्वल टू म्यू H इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू करंट। सही बात है, B जो है करंट के प्रोपोर्शनल आया, इस कारण से बेटा phi इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू I एंड psi विच इज n phi is also proportional to I, is also proportional to I। तो यानी कि जो फ्लक्स लिंकेज है that is proportional to the current through the coil। मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लक्स लिंकेज of a coil is proportional to current through the coil। ठीक है ना, फ्लक्स लिंकेज करंट के प्रोपोर्शनल है। अब ये देखो, प्रोपोर्शनल है तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी होगा भाई। बेटा प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी होगा। साई इज इक्वल टू एल आई, इसे साई बोलते हैं, जो साउथ वाला नेम है ना SAI, वैसा ही साई, बट वो अलग बात है, इसकी जो स्पेलिंग होगी वो PSY होगी साई, बट आप साई समझो, साई बाबा। L क्या है, L इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। आप कहोगे सर अब ये सेल्फ वर्ड क्यों लगा दिया, क्योंकि बेटा जिस कॉइल का करंट है उसी में फ्लक्स ले रहा हूं। आत्मनिर्भर कॉइल है, अपने ही करंट से अपना ही फ्लक्स बना रही है, तो आत्मनिर्भर हुई ना, इसीलिए सेल्फ बोला। तो सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी यूनिट होती है बेटा हेनरी। क्या यूनिट होती है, हेनरी। ठीक है, तो यहां से इंडक्टेंस आती है, इंडक्टेंस इज बेसिकली साई बाय आई। देखो यार 1 हेनरी का इंडक्टेंस का साइज कितना होगा ये तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, बट इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रथमेश। कैसे कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, मैं आपको कल इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, उसमें 1 हेनरी रख लेना, उसका एरिया और लेंथ निकाल दे, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा, कितना बड़ा इंडक्टर बनेगा। ठीक है, हेनरी जो एक साइंटिस्ट था तो जिसने इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया। अब मुझे खुद सोच के बताओ भाई, इंडक्टेंस कैसे पढ़ सकते हो बिना मैग्नेटिज्म की बेसिक नॉलेज के। क्या इंडक्टेंस पढ़ा जा सकता है, आपको डायरेक्टली ये बोला जाता है V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अभी तो पिछले आधे घंटे में मैं वहां तक पहुंचा भी नहीं कि वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी कैसे आएगी, अभी मैं वहां पहुंचा ही नहीं, तो वहां भी हम पहुंचेंगे, बट अनलेस चीजों को ग्रास रूट लेवल से उठाएंगे ना, तब तक आप लोगों की ना सालों साल एक ही प्रॉब्लम चलती रहेगी, सर बेसिक कमजोर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो यार यहीं तक रखेंगे। अब मैं क्या करूंगा ना, कल एक काम करूंगा, कल का लेक्चर कैपेसिटेंस की जगह इंडक्टेंस पार्ट 2 बनाएंगे, और कल वाली क्लास में मैं आपको ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट भी बता दूंगा। ठीक है, वो हमारा छूटा हुआ है, वो भी बता दूंगा, और परसों कैपेसिटर कवर करके आपका नेटवर्क एलिमेंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, यानी आपको सारे नेटवर्क एलिमेंट बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे, कैसे कौन सा एलिमेंट काम करता है, आर एल या फिर सी, ये सब समझ आ जाएगा। उसके बाद आएगा सोर्सेस, यानी इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, ये सारी चीजें बताऊंगा कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। अनुराग मैंने बताया ना बेटा, कोई भी मैग्नेटिक सिस्टम फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, इसीलिए इंडक्टेंस आता है। बस ये होता है यार कि मैग्नेटिक फील्ड को ना विजुअलाइज कर पाना थोड़ा सा टफ है, मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज कर पाना थोड़ा सा टफ है, इसीलिए जितना मैंने आपको करंट में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ड्रॉ करके बता दिए थे, उतना डायरेक्टली यहां नहीं देख पाओगे। ठीक, तो अब बेटा फिर हम लोग कल मिलने वाले हैं, कल मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको इंडक्टर के। ठीक है,
अब देखो जैसा मैंने बताया यार, अनअकैडमी पे नया बैच चालू हो रहा है वेंसडे से, यानी आज से 2 दिन बाद, जिसमें एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं। तो उसमें अगर आप आते हो तो अंकित ईएससी कोड से आपका 1 ईयर का फीस है 27,225, 1.5 ईयर 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम है और आप विदाउट एनी इंटरेस्ट ईएमआई पे भी परचेज कर सकते हो। बेटा थ्योरम अभी काफी दूर है चावला, पहले बेसिक तो स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा, बिना नेटवर्क के बेसिक के थ्योरम कहां से पकड़ोगे। अब देखो अंकित ईएससी कोड से आपका आइकॉनिक का 1 ईयर फीस है 45,225, 2 ईयर 66,600, बट 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन ईएमआई विदाउट एनी इंटरेस्ट। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है यार, मुझे फॉलो जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, आपको पता चलता रहे कब कब मैं लाइव आ रहा हूं अनअकैडमी ऐप पे, क्योंकि अनअकैडमी ऐप पे भी बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरी हर फ्री क्लास की। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देंगे यार। अब हम लोग कल मिलने वाले हैं सेम टाइम 6:30 बजे, इंडक्टेंस